इस एनिमे की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और मेरे कहने पे आप इसे लास्ट एंड तक देखेंगे। ये कहानी एक ऐसे ताकतवर एक्सोर्सिस्ट की है जो कि कैसे ताकतवर बन के डीमन लॉर्ड को हराता है। 2 साल पहले एक भयानक धमाके के अंदर रोकुरो नाम के एक लड़के ने अपने कुछ चाहने वालों को खो दिया था। वो एक एक्सोर्सिस्ट था जिसकी पावर का इस्तेमाल वो करता था, पर अब उसने उस पावर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। वो एक नॉर्मल टीनेजर था जहाँ पे वो हमेशा लड़कियों को इम्प्रेस करने की सोचता था और उनसे अपना प्यार कन्फेस करता था, पर हमेशा लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती थी। इस बार रिजेक्ट होने के बाद में रोकुरो भागने लग जाता है। भागती हुई एक मोटी लड़की से टकराता है जिसके पास लेमन्स होते हैं। अब वो उससे माफी मांगने लग जाता है और उसी दौरान हमें पता चलता है कि दोनों दोस्त हैं। लड़की का नाम मायू होता है और मायू उसे ध्यान से चलने के लिए कहती है। तो दूसरी तरफ हमें बेनो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। बेनो एक ट्रेन के अंदर होती है जिसकी लाइट धीरे धीरे करके चली जाती है। लोग परेशान हो रहे थे। वहाँ पे शैतान खिड़की से उन्हें देखने लग जाते हैं। डर के मारे सभी लोग अब उस ट्रेन से बाहर आ जाते हैं, पर वो लड़की वहीं पे रहती है। उस ट्रेन के अंदर हमें अब दिखाया जाता है कि बेनो जो होती है वो बाहर आती है। एक तिलिस्मान बाहर निकाल के वो उल्टी दुनिया का दरवाजा खोल लेती है। जैसे ही उल्टी दरवाजे के दुनिया के अंदर वो जाती है, शैतान जो होते हैं उसकी ट्रेन के अंदर हमेशा घुसने लग जाते हैं। वो खिड़कियों को तोड़ के उसके अंदर घुस रहे होते हैं। अब बेनो जो होती है अपना मास्क पहनती है, अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और एक एक करके अब उनसे फाइट करने लग जाती है। फाइट के दौरान एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पे आ जाता है। वो बड़ा मॉन्स्टर छोटे मॉन्स्टर्स को खा रहा होता है। बेनो छोटे मॉन्स्टर्स को मारने पे ध्यान लगा रही थी। उसी दौरान वो बड़ा मॉन्स्टर अब एक ताकतवर मॉन्स्टर में बदल चुका था। जब तक बेनो का उसके ऊपर ध्यान जाता वो पावरफुल बन चुका था। बेनो जो होती है गिरते हुए काफी सारी पावर्स का इस्तेमाल करती तिलिस्मान से अब वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो मॉन्स्टर उसे अपने हाथों में दबोच के उड़ने लग जाता है। उड़ते हुए उसे कहीं और लेके जा रहा था। बेनो अब जो होती है उसका आर्मर टूटने लग जाता है। वो वापस एक ब्लास्ट तिलिस्मान का इस्तेमाल करती है और उसके पास में रख देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर जैसे ही उसके पास में आता है वो ब्लास्ट होने की वजह से मारा जाता है। पर बेनो ने काफी सारी पावर्स को इस्तेमाल कर लिया था। इस दुनिया में आने के बाद उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने में अपनी एनर्जी यूज कर लिया। वो बेहोश होने लग जाती, एक ब्रिज के पास गिर रही थी। दूसरी दुनिया में रोकुरो जो होता है वहीं पे खड़ा था। एक सुंदर सी लड़की आसमान से टपक रही है, तो उसके फिराक में ये आता है अगर मैंने इसे कैच कर लिया तो ये मुझसे जरूर सेट हो जाएगी। इसलिए वो कूद जाता है। कूदने के जैसे पानी में गिर चुका था। उसकी सांसें तो नहीं चल रही थी, पर उस अपने सामने देखता है कि वो लड़की जिसका नाम बेनो है वो एकदम खूबसूरत लग रही है। उसके दिल में अब उसके लिए एक प्यार उमड़ पड़ता है। पर दूसरी तरफ बेनो जो होती है एक मैप जो होती है उसके पास लेके जाती है और उसे वो रास्ता दिखाने के लिए कहती है। रोकुरो कहता है तो अच्छा, तो तुम्हें इस मैप से इस जगह पे जाना है। ठीक है, मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। वो रास्ते के अंदर चलने लगते हैं, पर वो लड़की बेनो से बात नहीं करती है। अब वो काफी सारी भूखी थी काफी देर से, इसलिए वो खाना खाने के लिए एक जगह पे बैठ जाते हैं। रोकुरो उसे खिलाता है, पर उसे ही उसके पैसे पे करने पड़ते, इसलिए वो गुस्से में आ जाता है। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक भाई और बहन दिखाई देते हैं, पर तभी वहाँ पे काला अंधेरा छा जाता है। वो अपने पीछे मुड़ के देखते हैं, वो दोनों वहाँ पे नहीं होते हैं। अब बेनो समझ जाती है कि वो उल्टी दुनिया में जा चुके हैं। वो उल्टी दुनिया का दरवाजा खोलती है। रोकुरो समझ चुका था एक एक्सोर्सिस्ट है, पर रोकुरो भी उस दुनिया में खींच लिया जाता है। वो अपने सामने देखते हैं कि उल्टी दुनिया आ चुकी है। वो भाई बहन जो होते हैं काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं, जहाँ पे भाई अपनी बहन को जाने के लिए कहता है, पर तभी एक मॉन्स्टर उनके पास में आ जाता है। पर उस मॉन्स्टर के अंदर 2 तलवारें घुस जाती हैं जो कि बेनो की होती है। बेनो उन बच्चों के पास में आती है और उसे मॉन्स्टर से बचाती है खत्म करके। अब बेनो जो होती है उन लड़का और लड़की को चलने के लिए कहती है, पर उनके पास जाके देखती है कि लड़का काफी ज्यादा इंजर्ड है। उसे हील करने के लिए जा ही रही थी कि तभी मॉन्स्टर्स जाग जाते हैं। अब उन्हें मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। रोकुरो को इनकी चिंता हो रही थी। रोकुरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था इन मॉन्स्टर्स के ऊपर, क्योंकि उसने भी अपने चाहने वालों को इन्हीं की वजह से ही खोया है। बेनो जो होती है समय रहते अपना दिमाग दिखाते हुए काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाती है। अपने अलग अलग तलिस्मान से वो खुद को इनहेंस कर लेती है, पावर्स की मदद से, एजिलिटी की मदद से और डिफेंस की मदद से। अब वो उन लोगों से फाइट कर रही होती है। एक एक करके उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। उनके पास में जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो एक ही झटके में उसकी उस टेक्निक से खत्म हो रहे थे। रोकुरो देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि ये लड़की वाकई में ताकतवर है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है। बेनो अब सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुकी थी। अब उस लड़का और लड़की के पास में आती है जहाँ पे लड़की अपने भाई के लिए दुखी थी। बेनो जो होती है उनको इस हालत में देख के अपना एक तलिस्मान बाहर निकालती है और उस लड़के को हील कर देती है।
वो लड़का जैसे ही हील होता है वो काफी ज्यादा खुश था। वो उन्हें शुक्रिया अदा करता है। रोकुरो पास में आता है और कहता है तुम तो एक एक्सॉर्सिस्ट हो। पर दूसरी तरफ बेनो जो होती है उसे शांत रहने के लिए कहती है। उसे पूछती है कि कार तुम यहाँ कैसे आए, जिस पे रोकुरो कहता है कि मैं अपने आप इसमें खींचा चला गया। पर तो भी उसे कुछ चीज महसूस होती है। एक बड़ी सी मकड़ी वाली दानव वहां पे आ जाती है। उससे बचने के लिए जो बेनो होती है उससे फाइट करने के लिए जाती है। रोकुरो को बच्चे को संभालने के लिए कह देती है। उससे फाइट करते दौरान बेनो को एक चीज पता चल जाती है, ये जो शैतान इसके सामने है मकड़ी वाला, ये वाकई में काफी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर उसे इससे बचना है तब उन्हें पहले इन तीनों को इस दुनिया के बाहर भेजना पड़ेगा, तभी वो बिना फिक्र के इससे फाइट कर सकती है। वो एक तलिस्मान बाहर निकालती है। रोकुरो को देके कह दिया अब तुम दूसरी दुनिया में चले जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है यहाँ पे अब खड़े रहने की। रोकू भी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो यहाँ पे रुकी तो ये मॉन्स्टर इससे मार देगा। पर दूसरी तरफ वो बोलती है मैं एक एक्सॉर्सिस्ट हूँ, हमारा काम यही होता है कि इन मॉन्स्टर से निपटना और आम लोगों को बचाने का। अगर मैं इसे नहीं निपटी तो ये दूसरी दुनिया में भी आतंक मचा सकता है दूसरी जगहों पे जाके। उसकी बात सुन के वो उससे फाइट करने लग जाती है। अब उसे फाइट करते दौरान उसे पता चलता है कि इसके पास इतनी सारी मसल्स हैं कि इसके ऊपर वो अटैक भी करेगी तब उसका कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। वो अपनी फुल बार का इस्तेमाल करती है, हर जगह से अटैक करने की कोशिश करती है पर उस मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं हो रहा था। रोकू ये देख के समझ चुका था। तो दूसरी तरफ बिनियो के मास्क भी अब टूटने लग जाता है, आर्मर उसका कच्चा पड़ रहा था। वो मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए तैयार अपने एक्सॉर्स कर ही रहा था ताकत को, पर बिनियो जो होती है अपनी हर एक ताकत का इस्तेमाल करके उसे पीछे करने में कामयाब तो हो जाती है। पर वो खुद भी घायल हो चुकी थी, उसके पास आखिरी ही सांस बची थी। पर तभी वहां पे रोकू उसके आगे आता है। रोकू कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसकी ये बात सुन के बिनियो जो होती है कहती है कि तुम कोई सिग्मा नहीं हो जो कि तुम मुझे बचा लोगे, तुम पीछे हट जाओ। जिस वो कहता है इंडिपेंडेंट वुमेन तुम भी नहीं हो, तुम इसके आगे हार कैसे मान सकती हो। अब वो उसे अपनी सिग्मा पावर दिखाएगा। वो एक तिलिस्मान बाहर निकालता है और वही चीजें याद करने लग जाता है 2 साल पहले जो हुई थी। उसने अपने करीबियों को खोया था। अब उस तिलिस्मान का इस्तेमाल करता है, अपने हाथ को इनहेंस कर लेता है। अब उसका हाथ जो होता वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो एक गॉन्गलेट में बदल जाता है जिसके अंदर से लाल कलर की रोशनी निकल रही थी। इस तरह की ताकत तो बिनियो ने पहली बार किसी के पास देखी है, वो भी उसकी उम्र का बच्चा। अब दूसरी तरफ रोगू जो होता है उस मॉन्स्टर पे अपना एक मुक्का मारता है। उसका मुक्का इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो मॉन्स्टर पीछे जाके गिरता है। उसके एक बार गिरते ही वो मर जाता है। ये देख के बिनियो काफी ज्यादा हैरान थी कि इस तरह की ताकत भी क्या कभी वो पा सकेगी, ये वाकई में कितना शक्तिशाली है, पर उसने कभी इसका नाम क्यों नहीं सुना। दूसरी तरफ रोकू जो होता है वो कहता है कि तुम्हें मेरी ताकत ऐसे देख के लग रहा होगा कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है, पर ये मेरे लिए एक अभिशाप है। उसकी बात सुन के बिनियो काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रहा है। दूसरी तरफ रोकू जो होता है वो कहता है एक्सॉर्सिस्ट का काम करना कितना ज्यादा बेकार है। ये बात सुन के बिनियो जो होती है उसके पाँव पे अपना पैर मारती है और वो अब चिल्लाने लग जाता है। अब वो दोनों मॉन्स्टर को हरा चुके थे। अब एक तलिस्मान की मदद से बिनियो रोकुरो को एक दूसरी दुनिया में यानी कि अपनी असली दुनिया में लेके आती है, जहाँ पे दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है। जहाँ पे बिनियो कह रही थी अगर वो वहाँ पे नहीं आता तब भी वो उस मॉन्स्टर को हरा देती, पर रोकू कहता है कि तुम उसके सामने कमजोर पड़ रही थी, मुझे जानबूझ के आना पड़ा। पर उसे ना मिलने का वादा करके उस जगह से जाने लग जाती है। अब रोकू का भी ईगो हर्ट हो चुका था, वो भी उसे उस जगह पे छोड़ के अपने घर के लिए तरफ निकल जाता है। जाते हुए रास्ते में अपने बैग के बारे में याद करता है जो कि उसे बचाते समय गिर गया था। अब वो एक सोडा पीना चाहता था। वेंडिंग मशीन के पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसने बिनियो को चीज खिलाने में खर्च कर दिए थे। अब उसे और भी ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। घर जाके देखता है कि बिनियो उसके पास में है। उसके मास्टर बताते हैं कि अब से बिनियो उनके साथ रहेगी। वो भी अब एक एक्सॉर्सिस्ट है जो कि उनकी टीम में शामिल हो चुकी है। ये बात जान के तो रोकुरो काफी ज्यादा हैरान था। वो वहाँ पे उनका मास्टर पूछता है क्या तुम पहले से एक दूसरे को जानते हो, पर तभी उसके पास एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है बिनियो की और उस बच्चे को मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अकेला छोड़ने की, जब हमें एक ही जगह आना था तो हमें छोड़ के क्यों गए। तो दूसरी तरफ रोकू जो होता है सोने जाने से पहले उन्हें परेशान करने से मना कर देता है, पर अगले दिन बिनियो जो होती है उसकी नाक के अंदर कुछ पेपर्स डाल देती है और उसे वो उठाती है। वो उससे कहती है कि मैंने जो तुम्हारी पिछले दिन ताकत देखी थी उसे देख के मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ और देखना चाहती कि हम दोनों में से कौन ताकतवर है। अब हमें उल्टी दुनिया में चलना पड़ेगा। पर उल्टी दुनिया में रोकू नहीं जाना चाहता था, उसे जाने से मना कर देता है। उसे कहता है कि उसने पिछले दिन जो ताकत देखी थी वो एक सपना मान के उसे भूल जाए, क्योंकि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल वापस नहीं करने वाला है और उस दुनिया में तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा।
पर तभी वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसके सीनियर्स ये सब देख रहे थे। अब उसके सीनियर्स जो होते हैं उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, एक एक्सोर्सिस करने के लिए, जिसके ऊपर बिनियो मान जाती है। वो तलिस्मान से उल्टी दुनिया के अंदर आते हैं जहाँ पे वो मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आए हुए थे। अब बिनियो एक एक करके उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे की तरफ भागने लग जाते हैं, जहाँ पे सीनियर्स उसके पीछे रह जाते हैं। बिनियो की ताकत देख के वो सभी लोग हैरान थे। बिनियो लगातार अलग अलग तलिस्मान से खुद की पावर को इनहेंस करते हुए अपनी 2 इंपीरियल स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के हर एक पार्ट को काटने लग जाती है। उसकी वो ताकत और स्वॉर्ड्स तो और भी ज्यादा खतरनाक थी। एक एक स्लैश में मॉन्स्टर्स आधे हिस्से में कट रहे थे। सीनियर्स से वाकई में काफी ज्यादा इम्प्रेस थे कि जूनियर होके कितनी ज्यादा शक्तिशाली है हम सीनियर्स के मुकाबले। सामने खड़ा वो मॉन्स्टर उस मकड़ी वाले मॉन्स्टर से कम ताकतवर था, जिसे कि रोकुरो ने अपने एक अटैक में हराया था। बिनियो ने अपने भाई से वादा किया था कि वो ताकतवर बन के दिखाएगी, पर रोकुरो के जितना ताकतवर बनना उसके लिए शायद से इम्पॉसिबल है। अब उसके लिए एक ही लिमिटेशन है, जो कि रोकुरो की पावर है। वो उसे सरपास करना चाहती है। अब वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। वो लोग असली दुनिया के अंदर आते हैं, जहाँ पे कि रोको का सीनियर पूछता है क्या रोको ने सच में किसी डीमन को मारा था, जिसपे वो उससे सारी बातें बता देती है कि कैसे किस प्रकार उसने उस मॉन्स्टर को मारा था। जहाँ पे वो सीनियर उसे बताता है कि 2 साल पहले रोको घर की तरफ लौटा और उसके बाद से ही उसने एक्सोर्सिस करना बंद कर दिया। हमें नहीं पता है कि असली बात क्या है। और वहीं दूसरी तरफ रोको जो होता है काफी ज्यादा बोर हो रहा था घर पे, वो बाहर घूमने लग जाता है। घूमते दौरान वो देखता है कि बिनियो नहा रही थी। शर्म के मारे वो भागने लग जाता है, क्योंकि उसके पीछे अब बिनियो पड़ी थी अपनी तलवार लेके। भागते भागते वो एक दूसरे कमरे में आता है, जहाँ पे नीले बाल वाला आदमी चड्डी में खड़ा था। वो उसे देख के उसे समझ जाता है कि किसी तरह का परवर्ट है। उसे देख के उसके मास्टर बताते हैं कि तुम इसे परवर्ट मत बोलो, ये तो हम सबके हेड है, यानी कि ये एग्जॉर्सिस्ट का हेड है। वो उन्हें कल एक जगह पे मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसके पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज है जो कि वो सब लोगों को सुनाना चाहता है। इसलिए वो सभी लोगों को वहाँ पे बुला रहा है। वो लोग एक श्राइन के पास में आते हैं, जहाँ पे आरिमा यानी कि वही नीले बालों वाला आदमी उन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ता दिखाता है। उस रास्ते की मदद से जब वो अंदर जाते हैं, वहाँ पे उन्हें हर एक तरीके के एग्जॉर्सिस्ट वहाँ पे मिलते हैं। आरिमा उनके पास में आता है तो दूसरी तरफ बिनियो के पास लोग भीड़ लगाने लगते हैं। आरिमा उन्हें बताता है कि आप लोगों को मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि शैतानों को खत्म करने का हमारे पास एक रास्ता है और इसकी मदद से हम शैतानों को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। फिर आप सभी लोग अपनी सारी छुट्टियां बाली और हवाई में जाके मना सकते हो, पर उसके लिए मैं तुम लोगों को 2 लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो कि इसमें हमारी मदद करेंगे। ये बात तो सुन के सभी लोग हैरान थे कि वाकई में क्या हम शैतानों को हरा सकते हैं। वो जानना चाहते था कि आखिरकार वो कौन है, जिसके ऊपर वो बिनियो को ऊपर बुलाता है। बिनियो धीरे धीरे करके ऊपर आने लगती है, पर तभी वो दूसरे लड़के का नाम लेता है जो कि और कोई नहीं रोकुरो होता है। उसे उसका सीनियर आगे भेजता है, जहाँ पे उन दोनों को बुला के कहता है कि यही दोनों ट्विन एक्सॉर्सिस्ट हैं जो कि आने वाले शैतानों को खत्म करेंगे। वो इन दोनों को एक ऐसी फाइट करने के लिए कहता है जिसमें कि एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। सभी लोग बिनियो को तो जानते हैं, पर ये दूसरा नो नेम लड़का आखिरकार है कौन, इसे कोई नहीं जानता है। पर वो उनका हेड उन्हें शांति से इनकी फाइट देखने के लिए कहता है, क्योंकि वाकई में काफी ज्यादा मनोरंजक फाइट होने वाली है। पर रोकुरो उससे फाइट नहीं करना चाहता था, पर वो हेड तो उसकी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ बिनियो उससे फाइट करने के लिए तैयार थी। वो उससे फाइट करने लग जाती है, जहाँ पे रोकुरो उसके हर एक वार को डॉज कर रहा था। वो उससे फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने फाइट करने का साफ साफ इनकार कर दिया था, पर बिनियो उससे तो लड़ाई कर रही थी। दूसरी तरफ उनका हेड जो होता है वो कहता है कि बिनियो, अगर तुम्हें इसे हराना है तब तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना उसके अलावा ये कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके तुमसे फाइट नहीं करेगा। दूसरी तरफ बिनियो का ईगो अब हर्ट हो चुका था कि आखिरकार ये उसके हर एक अटैक को डॉज क्यों कर रहा है। वो उसकी एक लात मारती है। सभी लोग समझ चुके थे कि ये नादान बच्चा है। दूसरी तरफ हेड कहता है तुम चिंता मत करो, अब देखो। अब वो उसके साथी की बेइज्जती करने लगता है जो कि 2 साल पहले के एक्सीडेंट में मरे थे। वो उन सभी को कचरा कहता है जिनका सफाया होना जरूरी है। इस तरह की बातें उसके मुंह से सुन के वो गुस्से में आ चुका था। वो अपने गॉन्टलेट को बाहर निकालता है। उसका हाथ अब पूरा लाल हो चुका था। उसकी बातों से वो गुस्से में था। अब वो बिनियो के ऊपर अटैक करने लगता है। बिनियो से दूर करती है, अपने तलिस्मान का इस्तेमाल करके खुद की पावर इनहेंस करती है, उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर रोकुरो से एक मुक्का मारता है। वो पिलर पे जाके टकराती है। वो अपने घुटनों पे आ चुकी थी। दूसरी तरफ रोकुरो जो होता है अब उस हेड को भी अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी वहां पे बीच में बिनियो आ जाती है। उसकी बातें सुन के अब उसका और भी ज्यादा दिमाग खराब होने लगता है। वो उस पर अनलिमिटेड अटैक करने लगता है। एनर्जी के गोले उसके ऊपर पड़ रहे थे। जब वो उसे बचने का प्रयास कर रही थी, उसी समय रोकुरो उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए जाता है, पर दूसरी तरफ बिनियो अपनी पावर रिलीज करती है। उसकी पावर रिलीज होने से वो पीछे जाके गिरता है। अब वो अपनी स्पीड से उसके ऊपर अटैक कर रही थी। वो हवा जितनी ताकतवर बन चुकी थी, हवा जितनी तेज भी, अब उसे बार बार अटैक हो रहा था।
रोकुरो को काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी। वो जमीन पे मुक्का मारता है, जमीन हिल जाती है। इस प्रकार बिनियो का दिमाग थोड़ा सटक जाता है कि आखिरकार वो जाए कहाँ। पर उसी दौरान रोकुरो उसके ऊपर अटैक करने वाला था, अपना सबसे ताकतवर पंच। पर तभी उनका हेड जो होता है वो कहता है, बच्चों बस करो, तुम्हारी लड़ाई यहीं पे समाप्त होती है। कलिस्मान का इस्तेमाल करके वो उनकी पावर को नष्ट कर देता है। अब वो रोकुरो के पास में आता है, उससे माफी मांगता है कि उसके दोस्त के बारे में उसने जो भी बोला उसने जानबूझ के नहीं बोला था। वो बस उसकी ताकत को लोगों को दिखाना चाहता था। अब हर एक आदमी उनसे इम्प्रेस हो चुका था। तो दूसरी तरफ वो हेड बताता है कि मैं तुम लोगों को बता दूं, वो लड़का जो कि शैतानों को खत्म करने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि इन दोनों की शादी के बाद जो बच्चा होगा वो होगा। उसकी बात तो सुन के उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या कह रहा है कि हम दोनों की शादी वाला बच्चा। ये बात तो सुन के अब उन दोनों के बीच में नरमा नरमी और ज्यादा बढ़ जाती है। गर्मा गर्मी बढ़ने की वजह से उसके सीनियर्स कहते हैं कि आखिरकार तुम दोनों शादी कर रहे हो, जिसपे बिनियो कहती है कि मैं इस तरह के नादान बच्चे से जो कि अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं करता है मैं उसे कभी नहीं करूंगी। उसके सीनियर्स कहते हैं, बेटे तूने तो बहुत ही जल्दी एक अच्छा माल पटा लिया है, हम तेरी जगह होते तब तो हम शादी कब का करके बच्चे भी कर चुके होते। पर तभी रियो बीच में आता है। रियो वहाँ पे आके बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ में ही बिनियो अब तुम्हारे स्कूल जाने वाली, उसका ध्यान रखना। उसकी बात सुन के वो हैरान था। अगले दिन अब हमें स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पे स्कूल के अंदर बिनियो का इंट्रोडक्शन उसी की ही क्लास के अंदर उसकी टीचर कराती है, जहाँ पे माया भी वहीं पे थी। माया उसे देख के हैरान थी, पर वहाँ पे रोकुरो समझ चुका था मेरी परेशानी और बढ़ने वाली है इसके आने की वजह से। अब बिनियो जो होती है लंच के समय में कहीं चली जाती है। दूसरी तरफ उनके सीनियर्स जो होते हैं दूसरी दुनिया में फाइट करने के लिए आ चुके थे। काफी सारे शैतान उनके सामने थे पर उनसे अटैक करने के लिए पूरे तरीके से तैयार थे। वो एक एक करके उनसे फाइट करने लग जाते हैं, पर शैतान काफी ज्यादा थे। लंच के समय में बिनियो गायब हो चुकी थी। माया बिनियो को ढूंढने के लिए रोकुरो को भेजती है, पर दूसरी तरफ बिनियो तो टेरेस पे बैठ के खाना खा रही थी। उसे पता चल चुका था कि ताकतवर डीमन की एनर्जी उसे महसूस हो रही थी। उसके सीनियर्स मुसीबत में हैं। दूसरी तरफ सीनियर्स के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा था। वो उनसे फाइट करना चाहते थे और वो कहते हैं कि अब हमें इनसे खुद निपटना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बिनियो अपनी क्लास छोड़ के वहां से जाने लग जाती है। रोकुरो से रोकने जाता है पर बिनियो से बताती है, तुम्हें पता है मेरे सीनियर सभी खतरे में हैं, मुझे उन्हें बचाने जाना पड़ेगा। अगर तुम चलना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। पर रोकुरो के पास हिम्मत नहीं थी, वो जाने से इनकार कर देता है। तो दूसरी तरफ सीनियर्स की हालत काफी ज्यादा ढीली हो चुकी थी। रियो जानता था कि अब वो इनसे नहीं बच सकते हैं, उसे ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर तभी वहाँ पे बिनियो आ जाती है। बिनियो जो होती है उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है, अपने मास्क को पहन के अपनी बॉडी को एनहांस कर लेती है। अब वो उनसे एक एक करके फाइट करने लग जाती है अपनी इंपीरियल स्वॉर्ड की मदद से। वो समझ चुके थे कि बिनियो के आने की वजह से अब उनकी दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएंगी। अब वो लोग साथ मिलके एक एक करके उन मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाते हैं। फाइट के दौरान बिनियो जो होती है अपना एक अच्छा प्रदर्शन दिखा रही होती है। वो लोग कहते हैं कि रोकुरो के ही बराबर ताकतवर है, बस से अपनी असली ताकत को जानना ही रह चुका है। अब वो एक एक करके फाइट करने लग जाते हैं। सभी मॉन्स्टर को वो धीरे धीरे करके एरेडिकेट कर रहे होते थे। अब उनका मैनस्लॉटर चालू हो जाता है मॉन्स्टर्स का। वो एक ताकतवर मॉन्स्टर जो होता है अपने एक पंच से पोर्टल खोल देता है एक रोलर कोस्टर का, जहाँ पे बच्चे फंस चुके थे। ये चीज देख के रोकुरो भी वहीं पे था, उन्हें बचाने के लिए जाता है। वो उस रोलर कोस्टर पे चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ बिनियो जो होती है वो शैतान से फाइट करने लग जाती है। वो जान चुकी थी कि अगर उसने इसे नहीं हराया तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसे फाइट करते हुए उसे काट देती है। वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। उसी समय में उसके सीनियर्स खुश होते हैं कि उन्होंने आखिरकार इस मॉन्स्टर को हरा ही दिया। तो दूसरी तरफ रोकुरो जो होता है रोलर कोस्टर पे चढ़ता है। एक बच्चे को वो आगे बुलाता है। एक बच्चा जिसने चश्मा पहना था वो समय रहते उसकी बात सुन के उससे बच जाता है, पर रोलर कोस्टर पीछे जाने लग जाता है। रोकुरो से अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। वो जानता था कि इस तरह की फीलिंग कैसी होती है, वो उसे अपने पे भरोसा रखने के लिए कहता है। बच्चा आगे हाथ कर रहा था, रोकुरो से पकड़ लेता है। रोलर कोस्टर नीचे गिर जाता है, पर उसने बच्चे को बचा लिया था। वो घर जाता है जहाँ पे वो पूछता है बिनियो से कि आखिरकार तुम्हारा एक्सोर्सिज्म कैसा गया, जिसपे वो बनवाने से पहले उससे पूछती तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों हैं, जिसपे वो कहता है तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम अपने बारे में बताओ, जिसपे बताती है वो तो एकदम बढ़िया गया। उसकी बात सुन के वो खुश था। वो रात में सोते हैं। अगले दिन रियो ने बताता है कि अब मुझे तुम सब की एक रिपोर्ट बनानी है जो कि मुझे हेडक्वार्टर में भेजनी है और तुम लोगों को मेरे साथ एक्सोर्सिज्म में चलना पड़ेगा अगले दिन। पर वो दोनों मना कर देते हैं, रोकुरो और बिनियो, क्योंकि बिनियो को अपनी स्वॉर्ड साफ करनी थी। दूसरी जब रोकुरो को पढ़ाई करनी थी, क्योंकि रियो ने उसे बताया था तुम्हारे मार्क्स काफी ज्यादा कम आ रहे हैं, तुम्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, अगर तुम नहीं पढ़े तो तुम फेल हो जाओगे। सिटी के अंदर रियो जाता है। वो अपनी सारी रिपोर्ट उन्हें पकड़ा देता है, क्योंकि रिपोर्ट की मदद से हेडक्वार्टर्स उन्हें अलग अलग सप्लाई भेजते हैं। अब वो वहाँ से एक घर की तरफ जाते हैं जहाँ पे उन्हें वहाँ पे एक्सोर्सिज्म चालू करना था, क्योंकि उनके मकान मालिक ने बताया था कि वहाँ पे भूतों का कब्जा है। अगर उन्हें इन लोगों को बचाना है तब उन्हें वहाँ से उससे एक्सोर्सिस्ट करके भूत को भगाना पड़ेगा। रियो और बाकी के सीनियर सब उस घर के अंदर घूमने लग जाते हैं
उन्हें वहाँ पे शैतान का एक भी एहसास नहीं होता है। धीरे धीरे सारे कमरे चेक करने के बाद वो लास्ट कमरे में आते हैं। रियो को अब वहाँ पे थोड़ा डर लगने लग जाता है। उन्हें पहली बार डर का एहसास होता है। उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पे जो डीमन है वो वाकई में काफी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर उसे उन्हें हराना है तब उन्हें उल्टी दुनिया में जाना पड़ेगा। वो लोग अब उल्टी दुनिया के अंदर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ पे एक दोस्त सर्कल शैतान उनके सामने खड़ा था। वो उनसे नहीं भिड़ पा रहे होते हैं और वहीं रियो को वो शैतान अपनी दुनिया में कैद कर लेता है और बाकी दोनों सीनियर्स को रियल वर्ल्ड में भेज देता है। रियल वर्ल्ड में वो रोको से मदद मांगते हैं तो दूसरी तरफ रोको ये जान के काफी ज्यादा हैरान था कि रियो फंस चुका है। अब जो रोको होता है बिनियो से मदद मांगने के लिए जाता है क्योंकि उसके अलावा उसके दिमाग में कोई और नहीं है। वो बिनियो से कहता है कि तुम रियो को बचा लो तो तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा आभार होगा। अब बिनियो से इसे चीज करने से मना कर देती है क्योंकि वो एक एक्सॉर्सिस्ट है। उसका काम है लोगों की जान बचाना। अगर वो इस तरह नहीं भी करता तभी वो जाके उसकी जान बचाने का काम ही करती। ये बात सुनने के बाद में रोको जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वापस उसे शुक्रिया करता है। दूसरी तरफ रियो भाग रहा होता है शैतानों से बच के। उसे लग रहा होता है शायद से आज ही दिन उसका जिंदगी का आखिरी दिन है। वो शैतान उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुका था। रियो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। कहता है कि मुझे पता नहीं था कि यही मेरा आखिरी दिन होगा। शैतान अब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। बड़ा शैतान उसके सामने खड़ा था। वो उसे दूर फेंक देता है। अब रियो को लग रहा था कि वाकई में क्या ये मेरा आखिरी दिन है। वो शैतान अब उसे लटका के आसमान में झुला रहा था। रियो अब कुछ भी नहीं कर सकता था पर रियो अपनी जान उसे तब भी बचाता है अपनी स्वॉर्ड से उसका हाथ काट के और वो दूर जाके गिरता है। अब वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ था। शैतान एक एक करके उसके आसपास में मंडराने लग जाते हैं। उसके पास में काफी सारे शैतान अब हो चुके थे। वो सोच रहा था कि एक शैतान से लड़ना इतना मुश्किल है, अब इतने सारे शैतान से वो कैसे लड़ेगा। जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी होप पे ही था वो सोचता है कि मैं इस तरह नहीं मर सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो स्वॉर्ड को आगे करता है पर उसकी स्वॉर्ड तब काम नहीं आती है। तलिस्मान खराब हो चुका था। वो अब उस शैतान के ऊपर भी हमला नहीं कर सकता था पर तब भी उसके पास एक टैक्टिक बची थी। उसने सोचा था वो एक एक्सप्लोजिव तलिस्मान का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। उसकी आंख में वो तलिस्मान लगाता है पर उस मॉन्स्टर के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और उसे वापस से दूर फेंक देता है। पर तभी वहाँ पे रोकू आता है, एक पंच से उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। वो रियो की जान बचा लेता है और रियो को यहाँ पे आराम करने के लिए कहता है। रियो रोकू के लिए एक बड़े भाई की तरह है। बचपन से ही वो उसके साथ रहा है। वो उसे इस तरह अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है। शैतान से फाइट करने के दौरान सारे छोटे मॉन्स्टर उसके पास से मंडराने लगते हैं रियो के। पर तभी वहाँ पे बिनियो की एंट्री हो जाती है क्योंकि रोकू यहाँ पे अकेला नहीं आया होता है उसे बचाने के लिए। बिनियो जैसे ही वहाँ पे आती है वो अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाती है और स्वॉर्ड स्लैश की मदद से एक एक करके उन सभी को खत्म कर रही होती है। अब दूसरी तरफ रोकू जो होता है उस बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। बड़ा मॉन्स्टर वाकई में काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। रोकू को भी उससे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। साथ ही में छोटे छोटे मॉन्स्टर्स भी उसको कहीं और उसका ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं बड़े मॉन्स्टर के अलावा। पर बिनियो जैसे ही वहाँ पे होती है वो भी उन छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म करने लग जाती है जिसकी मदद से अब रोकू का ध्यान बड़े मॉन्स्टर की तरफ जाता है और रोकू जो होता है उस बड़े मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए जाता है और एक पंच से उसके मुंह पे मारता है और वो मॉन्स्टर उसी समय वहाँ पे पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट यानी कि भस्म हो जाता है। अब वो लोग रियो को उस जगह से लेके जाने लग जाते हैं। शैतानों को खत्म कर चुके थे और रियो की भी तबीयत ठीक करवानी थी। वो लोग बाहर आते हैं रियल वर्ल्ड में जहाँ पे सारे सीनियर्स ब्रदर उन्हें देख के खुश थे। तो दूसरी तरफ अब बिनियो जो होती है वो भी घर की तरफ लौटती है जहाँ पे रोको बाहर बैठा हुआ उससे माफी मांगता है और उसे शुक्रिया अदा करता है आज की मदद के लिए। जिसपे बिनियो कहती है तुम इस तरह की मुझसे शुक्रिया अदा मत करो, बस मैं तो उसकी मदद करना चाहती थी क्योंकि रियो भी मेरा सीनियर है और तुम्हें इस तरह की हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों अब वहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं जहाँ पे रियो को वो देख के उसके लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेके आए थे और खाने के लिए स्वीट्स भी। ये देख के रियो काफी ज्यादा खुश था। रोको घर जाते समय देखता है कि सभी लोग एक जगह पे बैठ के काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। वो भी उस मजे में शामिल होना चाहता था पर जैसे ही वो घर के अंदर जाता है उसे ये बात पता चलती है कि ये सभी लोग तलिस्मान बना रहे होते हैं और तलिस्मान उसे भी बनाना आता है पर उसकी जिस तरह की हैंडराइटिंग है उसे वो सभी लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। वो काफी ज्यादा गंदा लिख रहा था। दूसरी तरफ बिनियो की हैंडराइटिंग काफी ज्यादा सुंदर थी। मार्शल आर्ट की बताते हैं कि कुछ डीमंस जो हैं शहर के अंदर ऐसे ही घूम रहे हैं, तुम्हें जल्दी ही उन्हें जाके पकड़ना होगा। जिसके ऊपर सारे सीनियर्स उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिनियो वहाँ पे रोकू को चलने के लिए पूछती है पर रोकू चलने के लिए हाँ कर देता है और जाते हुए वो बता रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं वहाँ पे खड़ा होके देखूंगा। उसकी इस तरह की शर्तों पे वो उसे लेके चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक सीनियर उसे रियो का वो तलिस्मान इनहेंसर देता है
और वो कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल करके तलिस्मान का इस्तेमाल कर सकते हो। वो ले लेते हैं। वो स्कूल के पास में आते हैं जहाँ पे काफी सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, पर उनका कोच उन्हें बताता है कि जैसे ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे अचानक से ये सभी गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। तभी बिनियो जो होती है उल्टी दुनिया का दरवाजा खोलती है। अंदर हमें दिखाया जाता है सारे बच्चे शैतानों से बच के भाग रहे थे। अब उन्हें उन शैतानों से बचाने के लिए वो सभी लोग एक एक करके उन मॉन्स्टर को मारने लग जाते हैं, जिसकी मदद से वो बच्चों को बचा सके। बच्चे जो होते हैं उन्हें एक जगह पे एकत्रित करने के लिए कहा जाता है। जितने भी सीनियर्स होते हैं उन बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ बिनियो और रोकू जो होते हैं एक एक करके उन डीमंस को खत्म कर रहे होते हैं। वो डीमंस को जल्दी खत्म कर देते हैं। तो दूसरी तरफ जितने भी सीनियर्स होते हैं जो कि बच्चों के पास में थे वो देखते हैं सारे डीमंस पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। गोरिल्ला जैसे दिखने वाले शैतान थे, वो उन पे अटैक करने के लिए आते हैं। रोकू जो होता है वो उन पे अटैक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल लेजर का इस्तेमाल करता है। कुछ स्टोन्स को फेंकता है और एक तलिस्मान का इस्तेमाल करके उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर डाल देता है और वो लेजर की तरह काम करने लग जाते हैं। मॉन्स्टर एक एक करके खत्म हो रहे थे। एक तरफ जहाँ पे सीनियर्स के साथ में बच्चे थे उन जमीन से हमें दिखाया जाता है काफी सारे मॉन्स्टर बाहर निकल के आते हैं, उन सीनियर्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। बाकी दूसरी तरफ बिनियो भी जो होती है उन मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करने का अपना पूरा प्रयास कर रही होती है इंपीरियल स्वॉर्ड से। रोको भी काफी सारे डीमंस को हरा चुका था, पर उसे ये बात पता नहीं थी जो पीछे सीनियर्स हैं उनके ऊपर भी मॉन्स्टर्स नीचे से अटैक कर चुके हैं और एक सीनियर तो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका है। अगर उसे उन्हें बचाना है तब उसे अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रोको अब थोड़ा रेज में आ चुका था। वो उन शैतानों के ऊपर गुस्सा था क्योंकि इन्हीं की वजह से पिछले 2 साल पहले भी उसके दोस्तों की मौत हुई थी और इस बार भी उसके सीनियर्स खत्म होने वाले हैं। पर समय रहते वो लोग उन्हें खत्म कर देते हैं और सीधी दुनिया का दरवाजा बनाते हैं और उसके अंदर से वो लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं। सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, पर हमें दिखाया जाता है रोको को एक डीमन पकड़ लेता है। पर तभी दूर से एक स्वॉर्ड स्लैश आता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर लगता है। वो मॉन्स्टर खत्म हो चुका था। हर जगह मिट्टी का धुआं छा जाता है, पर उसके अंदर से लाल बालों वाला एक लड़का निकलता है। वो वाकई में काफी ज्यादा शक्तिशाली था। वो अपने स्वॉर्ड पीछे से निकालता है और उसे एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड में बदल लेता है। वो जैसे ही जमीन पे रखता है उसके अंदर से निकलने वाली फ्लेम जो होती है वो आसपास के सारे डीमंस को एक ही बार में खत्म कर देती है। इस तरह की ताकत देखकर रोकू और बिनियो दोनों ही हैरान थे कि आखिरकार ये कौन लड़का है जो कि उन्हीं की उम्र का लगता है और इतना ज्यादा ताकतवर है। वो लड़का अपने स्वॉर्ड को पैक करके वहाँ पे आता है और वो बताता है कि वो 12 सेज में से एक सेज है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिन्हें गार्डियंस भी कहा जाता है, और ऐसा लगता है कि उन्हीं में से एक है। वहाँ पे इस तरह की बात सुनकर रोकू समझ जाता है कि ताकतवर इंसान है। वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ पे रोकू से मिलने आया हूँ। रोकू कौन है? जिसमें वो बताते हैं कि रोकू वही लड़का है जो कि आपके सामने खड़ा है। ये बात सुन के जो सेज होता है वो कहता है कि आखिरकार वो तुम हो जिसके पास ताकत तो बहुत है पर बुद्धि एक ढेले तक की नहीं। वो उसके मुंह पे मुक्का मारता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से तुम्हारे भी सारे साथी मरने की कगार पे थे। तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम भी मरने वाले थे। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। और वो बिनियो को इससे सतर्क रहने के लिए कह देता है क्योंकि जैसी इसकी हरकतें हैं ये ताकतवर बंदा नहीं बन पाएगा। पर दूसरी तरफ वहाँ पे बिनियो आती है और कहती है वाकई में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है हम लोगों में। तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर जागता है। वो उन पे अटैक करने के लिए आ रहा था, पर सेज जो होते हैं वो दूर हट जाते हैं। उसके अंदर वहाँ पे रोकू के सीनियर्स इंजर्ड हो जाते हैं, जहाँ पे वो सेज वापस से कहते हैं इससे तुम्हारी अब ताकत के बारे में पता चलता है कि तुम अपने साथी को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। पर दूसरी तरफ अब जब सेज उसे मारने के लिए जा रहे थे रोकू बीच में आ जाता है और बिनियो सेज को रोक लेती है और कहती है तुम अब रोकू की ताकत देखो। रोकू जो होता है उस डीमन पे गुस्सा था क्योंकि उसके सीनियर उसकी वजह से बेहोश हो गए। वो अपने गॉन्गलेट को बाहर निकालता है और उसे एक पंच की ताकत से वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर एक ही झटके में उसी जगह पे मारा जाता है। जैसे उसने अपना हाथ आगे किया था मॉन्स्टर ने वो रोकू की एनर्जी को नहीं संभाल पाया और वो वहाँ पे मिट्टी में ध्वस्त होकर मारा गया। सेज जो होता है उसकी ताकत को देख के इम्प्रेस तो था, पर उसके पास में वो चीज नहीं थी जो कि थी समय रहते फैसला लेने की एबिलिटी। दूसरी तरफ उन्हें एक लड़का देख रहा होता है ऊपर से। उस लड़के की प्रेजेंस जैसे ही सेज को महसूस होती है वो पीछे देखते हैं, पर वो वहाँ से गायब हो चुका था। अब सेज जो होते हैं उन्हें ध्यान से अपने असली दुनिया में जाने का कह देते हैं क्योंकि उसके पास अब हेड एक्सोर्सिस्ट का मैसेज आया था जिसका नाम अमीना था। अब वो उसे अपने पास में बुला रहा था। वही नीले बालों वाला आदमी अब वो उसके पास जा रहा था। वो रियल वर्ल्ड में आता है और रोकू पीछे ही छूट जाता है। रोकू उससे बात करना चाहता था पर वो वहाँ से जा चुके थे। कोच जो होते हैं सभी बच्चों को बचाने के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं आप लोगों को शुक्रिया वरना ये जिंदा नहीं बचते। वो लोग घर पे आते हैं। वो सभी खाना खा रहे होते हैं। जहाँ पे खाना खाते हुए वो सब आपस में बात कर रहे थे कि आज रोको ने कमाल ही कर दिया। तो दूसरी तरफ अब रोको जो होता है वो सेज के बारे में पूछता है जिसपे विनियो बताती है कि वो सेज 12 साल की उम्र में बन चुका था। ये बात तो सुन के रोको काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि अभी वो 14 साल का और वो उतना ताकतवर भी नहीं है जितना वो 12 साल की उम्र में था।
अब वो उसी के जितना ताकतवर बनना चाहता है, क्योंकि अगर जब वो ताकतवर बन जाएगा तब उसे हराना उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और इस प्रकार वो अपनी बेइज्जती का बदला ले लेगा। वो दृढ़ निश्चय बना चुका था। अगले दिन बिनियो जो होती है स्कूल के लिए निकल जाती है। लंच ब्रेक के टाइम में जब वो लंच कर रही थी उसे डीमंस की प्रेजेंस महसूस होती है, इसलिए वो वहाँ पे क्लास के बीच में ही चली जाती है। रोकू भी उसे जाते हुए देख रहा था, पर वो उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। अपने मन ही मन में वो नहीं जाना चाहता था। माया उसे के पास आते और उसे कहती है, मुझे लगता है बिनियो को तुम्हारी जरूरत है, शायद से तुम्हें जाना चाहिए। पर दूसरी तरफ रोकू जो होता है वहाँ पे जाने से इनकार कर देता है। हमें दिखाया जाता है सारे सीनियर्स और मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, पर बिनियो वहाँ पे आ जाती है समय रहते। वो भी अब उन मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करने लग जाती है। सारे सीनियर्स का वो साथ दे रही होती है। सीनियर को इस तरह का साथ मिलके वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। उनका वो काम जल्दी खत्म हो जाता है। बिनियो के पास से माया आती है। माया उसकी दोस्त बनना चाहती थी, उसके साथ घूमना चाहती थी, पर दूसरी तरफ बिनियो जो होती है उसे इग्नोर करके चली जाती है। पर तभी माया उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो उससे बातें करती है लंच टाइम में, हर टाइम में। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है माया उसे अपने साथ चलने के लिए मना रही होती है, पर वो मना करके चली जाती है क्योंकि उसकी दुनिया अलग है। वहाँ पे माया समझ जाती है शायद से या कोई याकुजा फैमिली से हो गया, गैंगस्टर फैमिली से। उसका साथ देने का वादा करती है। शाम के समय जब बिनियो जा रही थी रोकू वहाँ पे आता है और रोकू उससे बात करने लग जाता है, जहाँ पे बिनियो का जो फैमिलियर पेट होता है वो उससे लड़ाई कर रहा था। वो रोकू को उससे बात करने नहीं देना चाहता था। दूसरी तरफ घर पे आते हैं जहाँ पे रियो अब हॉस्पिटल से आ चुका था। रियो काफी सारे सीनियर्स के साथ एक एक्सोर्सिज्म करने के लिए जा रहा था, जहाँ पे वो चलने के लिए बिनियो से पूछता है। बिनियो पहले से ही रेडी होती है उन लोगों के साथ चलने के लिए, उन्हें हाँ कर देती है। दूसरी तरफ रोकू जो होता है वो कहता है रियो की तबीयत खराब है इसलिए मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। वो लोग इसकी इस तरह की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर क्या रोकू उनके साथ एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार हो चुका है इतने सालों बाद में, इसलिए उसे मना नहीं कर सकते थे। वो उसे चलने के लिए मान जाते और उसे लेके जाना चाहते थे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बिनियो जो होती है वो जॉगिंग के लिए जा रही थी, जहाँ पे रोकू आता है जो कि एक्सोर्सिज्म की ड्रेस पहन के आया था। वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। अब वहाँ से रियो से लेके चला जाता है। बिनियो के लिए जॉगिंग कर रही थी, जहाँ पे हमें पता चलता है रियो ने इस बार उसे मना कर दिया था क्योंकि रोकू उनके साथ आना चाहता है अकेले और वो देखना चाहते हैं कि बिनियो के पास में माया आती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रोकू जो होता है वहाँ पे एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार हो चुका था। वो एक तलिस्मान बाहर निकालता है, काफी सारे स्टोन्स के अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के उन्हें एक बुलेट की तरह इस्तेमाल करता है और काफी सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था, जहाँ पे सीनियर्स एक बक्से के अंदर मॉन्स्टर को कैद करके मार रहे थे। रियो काफी ज्यादा खुश था, पर तभी वहाँ पे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो उन पहले वालों से पावरफुल थे। उनसे फाइट करते दौरान उन्हें पता चलता है कि वो चारों तरफ से घिर रहे होते हैं, इसलिए सीनियर्स भी अब फाइट करने लग जाते हैं। उनकी फाइट काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। दूसरी तरफ माया और बिनियो जो थी वो खाना खा रही थी और खाना खाते वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं, पर तभी वहाँ पे उल्टी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। बिनियो बाहर आती है जहाँ पे वो देखती है कि उल्टी दुनिया के मॉन्स्टर्स का ये किया धरा है। दूसरी तरफ रोको भी एक मॉन्स्टर को मार रहा होता है, पर उसके सीनियर्स ब्रदर काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहे होते हैं। उस बड़े वाले मॉन्स्टर को अपने काबू में नहीं कर पा रहे थे। उसे मारने के लिए रियो को अपनी असली पावर दिखानी पड़ेगी। उनके तलिस्मान भी वो मॉन्स्टर तोड़ रहा होता है। अब दूसरी तरफ बिनियो जो थी वो दूसरी दुनिया के अंदर जाती है क्योंकि वो अब इन लोगों को मारना चाहती थी जो कि माया के साथ उसको खाना खाने के लिए परेशान कर रहे हैं, खाना खाने नहीं दे रहे हैं। वो उल्टी दुनिया का दरवाजा खोलती है, अंदर जाती है। माया ये देख के घबरा जाती है, वो अब अकेली हो चुकी थी। दूसरी तरफ बड़ा वाला शैतान रोको के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर सीनियर ब्रदर खुद इंजर्ड हो जाते उसे बचाते हुए। रोको गुस्से में आ चुका था वही बात को लेके जहाँ पे पहले भी उसके दोस्त उसकी वजह से मारे गए थे। वो अब उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करता है और अपने गॉन्गलेट का इस्तेमाल करता है तलिस्मान की मदद से। उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके हाथ पे चढ़ के जाता है, उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है। वो मॉन्स्टर जो होता है उसके एक ही मुक्के के अंदर वापस से मिट्टी में ध्वस्त हो जाता है और वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। बिनियो भी अब सारे मॉन्स्टर्स को हरा के रियल वर्ल्ड में आती है, जहाँ पे माया उसे शुक्रिया अदा करती है कि वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी उसके लिए, पर वो आखिरकार आ ही गई। अब माया भी जो होती है उसे हक कर लेती है और बिनियो भी एक दूसरे को हक करके अपनी दोस्ती की पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रखते हैं, जहाँ पे बिनियो के साथ में माया बताती है कि मेरे भी ग्रैंडपा एक एक्सॉर्सिस्ट है, वो एक हेड मास्टर है। ये बात तो सुन के बिनियो समझ जाती है जो कि हमारे हेड मास्टर है वो इसी के ही ग्रैंडपा है। वो दोनों अपने घर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे घर की तरफ बढ़ते हुए वो सामने देख पाते हैं कि अब रोको की टीम पूरी आ चुकी हुई होती है अपना एक्सॉर्सिज्म करके। रोको सामने खड़ा था, वो उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी माया वहाँ पे आती है और वो रोको पे गुस्सा हो जाती है कि आखिर वो कहाँ पे था। वो उसके सवाल का जवाब नहीं देता है। अब वो साथ में बैठ के बात करने लग जाते हैं, पर तभी वहाँ पे हेडमास्टर आते हैं जो कि यहाँ पे रोको और वो बिनियो के लिए एक टास्क लेके आए हुए होते हैं। वो उन्हें एक जगह पे लेके जाने लग जाते हैं अपनी कार के अंदर जो कि अल्टो 800 होती है, जहाँ पे रोको पूछता है कि आखिरकार बॉस तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो।
पर उनका बॉस जो होता है वो कहता है बस तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हें वहीं पे जाके पता चलेगा। अब वो उन्हें एक होटल में ले आता है जो कि ग्रैंड पैलेस जैसा दिख रहा होता है, जहाँ पे स्विमिंग पूल भी था। वो कहता है कि मैंने अपने समय में काफ़ी सारी चिक्स को स्मैश किया है इसी जगह के ऊपर, अब रोकुरो मेरा ही सक्सेसर बनने वाला है, इसलिए मैं उसे वहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। बिनियो जो होती है आसपास की जगह देख रही होती है, वो उसकी बातों को सही समझ रही होती है, जो कि डबल मीनिंग की होती है। रोकुरो एक बेड को देखता है जो कि इसके सामने था, जो कि शेल्स के ऊपर बना था, जहाँ पे कि उनका बॉस जो होता है उसके ऊपर उछल के बताता है कि इसी बेड के ऊपर मैंने काफ़ी सारी चिक्स को स्मैश किया है। रोकुरो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अब जल्द से जल्द बच्चा पैदा करना है और वो बच्चा ही शैतानों को खत्म करेगा, तो तुम तैयार क्यों ना हो जाओ। उसकी ये बात सुनकर रोकुरो उन पे गुस्सा हो जाता है कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, वो लात की भी मारता है। पर तभी हेडमास्टर आते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखवा देते हैं जो कि इनके काम आने वाला है यहाँ पे रहने के लिए। उसकी ये बात सुनकर रोकुरो हैरान था। हेडमास्टर कहते हैं तो अब मैं तुम्हें काफ़ी समय बाद मिलूंगा, जब तक के लिए तुम मुझे खुशखबरी देने के लिए तैयार हो जाना। मैं आशा करता हूँ कि तुम हमें जल्द ही बच्चा पैदा करके दे दोगे। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसकी बात तो सुन के रोकुरो का दिमाग खराब हो रहा था कि बॉस आखिरकार मेरे को कैसा टास्क देके गए हैं। वो सर पकड़ लेता है, पर तभी जैसे ही वो बेड की तरफ जाता है हमें दिखाया जाता है उनके ऊपर नज़र बनाई रखी हुई होती है। अब जो बिनियो होती है वो अपने बेड को हिलाने की कोशिश करती है, पर से वो हिल नहीं रहा था और उसी समय वो दीवार जो थी वो अपने आप नीचे गिरने लग जाती है। घर जो होता है अब टिल्ट हो जाता है और ये देख के वो लोग हैरान थे, जहाँ पे बॉस उन्हें बताता है कि अभी तुम्हारा टास्क है, तुम्हें एक दूसरे का साथ देना है और इस कमरे से बाहर निकलना है। अगर तुम नहीं निकल पाए तो तुम हमेशा के लिए यहीं पे कैद हो जाओगे, वरना मारे जाओगे। उसकी बात सुन के वो लोग हैरान थे। बॉस कहता है तुम्हें अब जल्द से जल्द अपना टास्क पूरा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पास खाने की भी सप्लाई नहीं है। ये बात तो सुन के वो लोग हैरान हो चुके थे। अब वो लोग उस घर की तलाशी करने लग जाते जहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर सामने रखा था, जहाँ पे वो वेंटिलेशन एयर वाली जगह की तरफ जाएंगे और वहाँ से वो बाहर निकल जाएंगे। पर उनका ये टास्क फेल होते हुए दिखाई दे रहा था, जहाँ पे कि रोकुरो तो एक बेड के ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहा था जो कि इसकी पहली सीढ़ी है। पर दूसरी तरफ बिनियो बड़े ही आराम से वहाँ पे चढ़ जाती है। वो अपने हाथ से रोकुरो को ऊपर खींचने का इरादा करती है। वो ऊपर आता है, वो उसके ऊपर गिर जाता है। अब वो अपना टास्क आगे करने की सोचते हैं। वो धीरे धीरे एक दूसरे की मदद करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उसी दौरान वो काफ़ी बार फेल भी होते हैं, जहाँ पे एक बार बिनियो की टांग उसके मुंह पे लग जाती है और दोनों नीचे आके गिर जाते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश वापस से ट्राई करते हैं और एक एक करके वो वापस से पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, इसी प्रकार वो अपने लास्ट अटेम्प्ट पे आ जाते हैं, जहाँ पे कि अब स्क्रू ड्राइवर को पकड़ना ही बाकी रह गया था। उसके बाद वो इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। वो रोकुरो रस्सी से ऊपर चढ़ाती है। स्क्रू ड्राइवर को पकड़ने के लिए रोकुरो जो होता है अपना हाथ आगे करता है और बिनियो को ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। इसकी ही मदद से वो लोग अब इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। बिनियो तैयार हो जाती है। वो अब उस जगह को खोल देती है जहाँ से उन्हें बाहर निकलना है। अब वो उसके अंदर से होते हुए एक छोटी सी जगह से होते हुए वो बाहर निकल रहे थे, जहाँ पे बाहर निकलते हुए सीनियर्स की कॉल आती है। वो बताते हैं कि हमारे ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, ये मॉन्स्टर ताकतवर है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। इसलिए अब वो और भी जल्दी अपना टास्क पूरा करने लग जाते हैं। जहाँ पे एक स्क्रीन थी जहाँ पे कुछ आसान सवालों के जवाब देने हैं, फिर ही वो निकल पाएंगे। अब बिनियो जो होती है उन सवाल को जवाब देने लग जाती है, पर रोकुरो का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि उसके सीनियर ब्रदर मुश्किल में है और वो यहाँ पे इन सवालों का जवाब देगा। पर उसकी खुशकिस्मत अच्छी थी कि उसे एक आसान सवाल मिलता है जिसका जवाब वो जल्दी ही दे देता है। वो बाहर निकल आते हैं। अब वो वहाँ से अपने सीनियर ब्रदर की मदद करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो अपनी असली दुनिया में आते हैं, सीनियर ब्रदर्स के पास में मेंटिस तरह के कुछ डीमंस थे, वो उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। पर तभी वहाँ पे बिनियो और रोकुरो सही समय पे आ जाते हैं। वो उनके ऊपर अपनी फुल ताकत से अटैक कर रहे थे और इस प्रकार वो उन सभी को एक एक करके मारने में कामयाब हो पा रहे थे। अब सीनियर्स ब्रदर को ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होती है जब वो इन दोनों के अलावा अकेले फाइट कर रहे थे उस दिक्कत के मुकाबले। एक एक करके वो सभी लोगों ने उन सारे डीमंस को मार दिया होता है जितने भी मेंटिस उस जगह पे थे। अब वहाँ पे हमें बताया जाता है कि बिनियो की हेयर पिन अब उसके बालों में नहीं है, जो कि उसके भाई ने दी थी। अब वो पागलों की तरह उसे उस जमीन के अंदर खोजने लग जाती है जहाँ पे कि अभी तक उसने जितने डीमंस को मारा था। अब दूसरी तरफ अब जो रोकू होता है उसे खींच के उसी जगह पे ले जाता है और उसे उसका हेयर पिन दे देता है और ये देख के वो काफी ज्यादा खुश होती है, उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। रोकू कहता है तुम्हें मुझसे इस तरह बोलने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी मत रखो। अब लोग खाना खाते हैं, एक साथ एक जगह पे बैठते हैं जहाँ पे उसके भाई के बारे में पूछता है, जिसपे बिनियो अपने भाई के बारे में बताती है कि वो वाकई में मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर था और उसी ने ही मुझे वो हेयर पिन दी थी और मुझे उससे बहुत ही ज्यादा प्यार है, पर अभी के समय वो नहीं बचा है, वो मर चुका है कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट। रोकू भी उसे अपनी कहानी बताता है जिसमें वो बताता है कि उसके पेरेंट्स भी नहीं रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट पहले वो मर चुके थे। वो अपने दोस्तों के साथ ही रहता है डोरूम के अंदर। अब जब दोनों आपस में बात कर ही रहे थे
और वो सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन वो उठते हैं जहाँ पे माया उनके घर पे आई थी। उसकी तबीयत खराब थी। वो उनसे यहाँ पे मिलने के लिए आई थी, जहाँ पे वो ये देख के हैरान थी कि रोको रोको सच में क्या बिनियो के साथ में बच्चे करने का टास्क मिला है। वहाँ पे रोको जो होता है उसे इस तरह की चीजें सोचने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो इस तरह का टास्क कभी भी नहीं करने वाला है। वो उनके कहने पे नहीं चलेगा। माया उसके लिए काफी ज्यादा सैड हो रही थी। वो अब उन लोगों से काफी देर तक उसी जगह पे बैठ के बात करती है। और दूसरी तरफ रोको जो होता है अब उसे उसके घर पे जाने के लिए कह देता है, पर तभी बिनियो बीच में आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम सोच सकती हो जो भी तुम्हारे मन में है, पर रोको को वो टास्क करना ही पड़ेगा। वो दोनों उसके लिए गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि माया चाहती थी कि वो एक्सोर्सिस्ट का काम छोड़ दे, क्योंकि वो खतरे में पड़ सकता है, पर बिनियो उसके लिए मना कर रही थी, क्योंकि उसका टास्क है यही करने का। दूसरी तरफ अब रोको भी जो होता है वो एक्सोर्सिस्ट बनना चाहता है, क्योंकि लोगों की मदद करने में उसे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। माया अब दुखी होकर वहां से चली जाती है। घर जाते हुए एक रास्ते से गुजर रही थी और उसे वही चीज याद आने लग जाती है 2 साल पहले के इंसिडेंट के अंदर, जहाँ पे कि रोको काफी ज्यादा रोया था अपने सारे दोस्तों को खो के। अब वो एक जगह से जा रही जहाँ पे एक बच्चे की शैडो दिखाई देती है। पीछे मुड़ के वो देखती है पर वहाँ पे वो बच्चा नहीं था। अब माया वहां से जाने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे कि बिनियो के पास में उसका दोस्त आता है, यानी कि फैमिली पेट। वो उसे एक लॉकेट देता है जो कि माया का था। बिनियो से बताती है ये लॉकेट उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को छिपाने में काम आता है। अगर उसके पास ये लॉकेट नहीं होगा तब डीमंस उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये बात तो सुन के रोको काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। क्या सच में माया के पास में ये लॉकेट होना जरूरी है? और उसे देने के लिए भागने लगता है, जहाँ पे अब माया के पास में एक लड़का आता है जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो लड़का जो पीछे मुड़ती है वहां पे नहीं होता है। वो एक डीमन होता है जो कि शीशे में उसे दिखाई दे रहा था। अब वो माया को अपने साथ उल्टी दुनिया में ले आता है, जहाँ पे वो लड़का एक छोटा सा जो लड़का था वो एक बहुत बड़े डीमन के अंदर बदलने लग जाता है। माया जो होती है इस तरह की चीज होते हुए देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो रोने लग जाती है कि आखिरकार आखिर मैं कैसी जगह पे फंस गई हूँ। ये शैतान तो कितना बड़ा है। अब वो शैतान उसे डिवॉर करने के पूरे इरादे में था। वो अपने सारे छोटे छोटे मिनियंस डीमंस को बाहर निकाल लेता है जो कि उसे खाने के लिए तरस रहे थे। पर तभी हमें दिखाया जाता है जब वो डीमन उसे अपने मुंह के पास में लेके आ रहा था, वहाँ पे रोकुरो आ जाता है और उस डीमन के मुंह पे मुक्का मारता है। माया नीचे गिरने लग जाती है। वो माया को बचाने के लिए आगे आता है। माया बेहोश हो चुकी थी उस डीमन को देखने के बाद में, इसलिए अब वो उसे एक जगह पे लिटा देता है। एक तलिस्मान को बाहर निकालता है। वो उस मॉन्स्टर से फाइट करना चाहता था, क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने माया को चोट पहुंचाई जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो उससे फाइट करने के लिए तैयार था, पर तभी वहां पे बिनियो भी आ जाती है। बिनियो के आने की वजह से अब वो दोनों उस डीमन से एक साथ मिलकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वो डीमन जो होता है बिनियो बताती है काफी ज्यादा शक्तिशाली है और उनके अटैक्स का उसके ऊपर ज्यादा असर भी नहीं हो रहा होता है। वो डीमन अब उन पे हंसने लगता है कि उनकी ताकत कितनी ज्यादा कमजोर है, क्या वो उसका मुकाबला कर भी सकते हैं। पर तभी एक स्वॉर्ड स्लैश आता है, वो उसे मार देता है और हमें पता चलता है कि 12 सेज में से एक सेज वहां पे आ चुका है, जो कि और कोई नहीं बल्कि माया का फादर है। वो अब रोकुरो को काफी ज्यादा सुनाने लग जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो माया के पास में आया, उसकी वजह से वो कितनी ज्यादा मुसीबत में पड़ चुकी है। और अब हमें उसकी बातों से यह भी पता चलता है कि जो माया का फादर है वो रियो और रोकू का दोनों का मास्टर भी रह चुका है। अब उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं और उससे 2 साल पहले इंसिडेंट की बात करने लग जाते हैं। अब उस इंसिडेंट की जैसे ही बात आती है उसके अंदर बिनियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है, जिसपे वो बताता है कि इसके अंदर रोकू की ही गलती थी, जिसके अंदर उसके दोस्त मारे गए थे। उसकी ये बात तो सुन के रोकुरो जो होता है वो माया के फादर को चुप हो जाने के लिए कहता है, पर उसके माया के फादर चुप होने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उसे हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा। वो उसके मुंह पे मुक्का मारते हैं। वो चलते चलते अब सारी बातें बताने लग जाते हैं कि 2 साल पहले के इंसिडेंट के अंदर और किसी की गलती नहीं बल्कि रोकुरो की ही गलती थी। इसके दोस्त इसी की वजह से ही मारे गए थे और उसे कहते हैं कि तेरे पास बस ताकत ही आई है, तेरे पास बुद्धि की कमी है, तेरे वजह से सारे लोग मुसीबत में हमेशा पड़ जाते हैं, जैसे कि 2 साल पहले तेरे दोस्त पड़े थे। उसकी ऐसी बातें रोकुरो के मन में अब चुभने लग जाती है कि वो उस बात को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब उसके फादर जो होते हैं वो उसके ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक भी करते हैं। रोकुरो बड़ी मुश्किल से उन अटैक से बच रहा होता है, पर एट द एंड वो उन अटैक से बच ही जाता है। अब माया जो होती है उन्हें रुक जाने के लिए कहती है, पर दूसरी तरफ माया के फादर जो होते हैं वो रुकते नहीं है। वो कहते हैं अगर इस बार मैंने इसे माफ कर दिया तो ये अगली बार किसी और को मुसीबत में डालेगा। इस प्रकार हम सारे एग्जॉर्सिस्ट भी किसी दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो रोकुरो पे बार बार अटैक कर रहे थे। रोकुरो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो 12 सेजों में से एक सेज यानी कि सबसे ताकतवर सेज है।
अब वो वहाँ पे आते हैं और रोकुरो का तलिस्मान उससे ले लेते हैं, जो कि उसे गॉन्गलेट बनाने में मदद करता है। ये होता हुआ देख के वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बिना तलिस्मान के वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और वहीं दूसरी तरफ अब रोकुरो जो होता है वो उसके पेट में लात मारते हैं और उसके ऊपर पाँव रख के कहते हैं कि अब तुम अपने काम से काम रखना, माया के पास भी अगली बार मुझे मत दिख जाना, वरना तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तो दूसरी तरफ बिन्यो जो होती है वो 2 साल पहले इंसिडेंट के बारे में जानना चाहती थी, जिसके पर माया के फादर उसे बताते हैं उसके अंदर रोकुरो की ही गलती थी। रोकुरो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके जितने भी साथी थे जो कि उस समय प्रेजेंट थे, उन्होंने उन सभी को मार दिया। उसमें उसकी ही गलती है और बस इसने ये कहानी बनाई है कि एक डीमन की अटैक के अंदर उसके सारे साथी मारे गए थे। ये सब सिर्फ एक उसका फैलाया हुआ झूठ है जिससे कि वो बच सके, पर वो मेरी नज़रों से नहीं बच सकता है। तो दूसरी तरफ बिन्यो भी हैरान थी, क्योंकि उसके अंदर उसका भाई भी था जिसका कि नाम योटा था। वो भी क्या सच में रोकुरो की ही गलती की वजह से मारा गया है, क्योंकि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसकी ये बातें तो सुन के रोकुरो के दिल के ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे कि छुरियां चल रही हैं। वो अब अपनी सारी मिस्टेक को मान लेता है कि हाँ, उसी की ही पावर के आउटब्रेक की वजह से उसका भाई मारा गया था। ये सारी बातें तो सुन के अब उस बिन्यो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उससे लाइफ एंड डेथ के मैच के लिए बोलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके भाई का कातिल उसके सामने जिंदा रहे और उसके साथ में रहे। उसकी बात सुन के रोकुरो को अब और भी ज़्यादा खुद के ऊपर गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार मैं किस तरह की सिचुएशन में फंस गया। वो अपनी हार पहले ही मान लेता है। वो उसे कहता है तुम मुझे मार सकती हो, जिसके ऊपर अब वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी इंपीरियल स्वॉर्ड निकाल लेती है। रोकुरो जो था वो काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगता है, पर तभी वहाँ पे हमें एक आवाज़ आती है जहाँ पे माया के फादर सबसे पहले उसे रोक लेते और कहते हैं अब तुम इसे परेशान मत करो। पर तभी वहाँ पे योटा की आवाज़ आती है। योटा और कोई नहीं बल्कि बिन्यो का भाई है। वो वहाँ पे आता है। उसे देख के वो सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार वो जिंदा कैसे बच गया, जिसके ऊपर वो बताता है कि शायद से तुम लोगों को पता नहीं है कि 2 साल पहले क्या हुआ था। वो कहता है कि उसमें रोकुरो की गलती नहीं है। वहीं बिन्यो भी हैरान थी कि उसका भाई आखिरकार जिंदा कैसे है और इतने सालों बाद यहाँ पे क्यों आया, जहाँ पे कि अब माया के फादर जो होते हैं उससे फाइट करने के लिए तैयार थी। पर उसे कहते हैं फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ बात करने आया हूँ और कुछ चीज़ों को सुलझाने के लिए। वो कहते हैं कि इसमें रोकुरो की गलती नहीं है। दूसरी तरफ रोकुरो कब उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। वो उससे लड़ाई करने के लिए उसके पास में जाने लग जाता है, जहाँ पे योटा कह रहा होता है कि तुम्हें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बात करने आया हूँ। और वो उसे काफ़ी सारी पट्टियों से एक जगह पे बांध के रख देता है। उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके अंदर से रोकुरो छूट पाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। योटा कहने लगता है तुम गुस्से में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो, क्या तुम पहले ही जितने ताकतवर हो या तुम पहले से कमज़ोर हो गए हो। उसकी बातें तो सुन के अब हमें पता चलने लग जाता है कि उस समय की पहले गलती योटा की ही थी। योटा ने काफ़ी सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया था, क्योंकि योटा जानता था कि उससे ताकतवर सिर्फ एक ही लड़का है जो कि है रोकुरो। अगर उसे उसके जितना ताकतवर बनना है तब उसे कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। इसलिए उसने डोरूम के सारे छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बुलाया। वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें रोकुरो जितना शक्तिशाली बनना है तब मेरे पास एक स्पेल है, उसका इस्तेमाल करके हम सब ताकतवर बन सकते हैं। बच्चे उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि वो रोकुरो और योटा जितने ताकतवर बनना चाहते थे, क्योंकि वही डीमंस को मारते हैं। पर योटा उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करने लग जाता है और वो उन सबका सेक्रीफाइस करना चाहता था। दूसरी तरफ रोकुरो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खोल पा रहा था। दोनों लड़कियां कहते हैं योटा उनके साथ में शायद खेल रहा होगा, ऐसे उस बात पे ध्यान नहीं देते। रात हो जाती है। रात होते ही वो वापस से योटा का कमरा खोलता है, पर उसे नहीं खोल पाता है। एक लड़की के ऊपर एक एनर्जी स्लैश आता है और उसके छींतड़े उड़ जाते हैं। एक दूसरी लड़की जो किसके साथ ही थी, अपने साथी को ऐसा पा के वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो रोकुरो के पास में जाती है और उसे सारी बातें बता देती है रोते हुए। अब उन दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है, योटा क्या करने की कोशिश कर रहा है। पर कुछ शैतान कमरे से बाहर निकल के आते हैं जो कि उन्हीं के ही साथी थे। अब वो डीमन से बदल चुके होते हैं। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान थे। वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं भागने की, पर वो गेट नहीं खुल रहा होता है। अब एक शैतान उसकी दूसरी साथी को पकड़ के भी खा जाता है। रोकुरो जो होता है अब काफी ज्यादा सदमे में जा चुका था कि आखिरकार क्या हुआ, योटा ये सब क्यों करना चाहता है। योटा क्या अपनी शक्ति पाने के चक्कर में इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि उसने अपने सारे साथियों को मॉन्स्टर में बदल दिया। इसी वजह से उसने अपने सारे साथियों को मार दिया था। ये बात तो जान के बिन्यो कहती है ये सब झूठ है, मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, वो एक काइंड पर्सन था। पर दूसरी तरफ वहाँ पे माया के फादर बताते हैं कि इस तरह की कुछ टेक्निक होती है जिससे कि हम डीमन से डील करके ताकतवर बन सकते हैं। शायद इसने उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया और सभी बच्चों को सेक्रीफाइस करके खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी हो गया।
अब दूसरी तरफ बिनियो जो होती है अपने भाई को कहती है कि भाई कह दो ये सब झूठ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पर माया के फादर उससे बात करने के लिए उसे मना कर देते हैं, क्योंकि उसके कहने से उसका भाई नहीं बदल जाएगा, क्योंकि उसके भाई की उसके सामने एक अलग पर्सनैलिटी थी और बाहर एक अलग, जहाँ पे कि योटा खुद कंफर्म करता है कि उसने हमेशा से ही अपनी छोटी बहन को एक अनोइंग बीच की तरह देखा है। उसने कभी भी उसे अपनी बहन नहीं माना है, वो हमेशा सिर्फ उसके बीच में ही आती रहती थी, उसके रास्ते के। इस वजह से वो ताकतवर भी नहीं बन पाया था शुरुआती समय में। उसकी बात सुन के वो हैरान थी, जो कि उसका एक काइंड पर्सन भाई था, वो इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है कुछ समय बाद ही। जहाँ पे उसका भाई कहता है कि मेरे पास तुम्हें मारने के लिए उस समय कोई रीज़न नहीं था और अभी भी नहीं है, तुम भगवान से शुक्रिया अदा करो कि मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। दूसरी तरफ अभी रोकुरो जो होता है वो सारी उन बैंडेजेस से बाहर आता है और वो कहता है योटा बस तुम इंतज़ार करना, जिस दिन मैं ताकतवर बनूंगा उस दिन मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म कर दूंगा और अपना पूरा रिवेंज तुमसे ले लूंगा। उसकी ये बात तो सुन के वो कहता है कि अभी तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है। दूसरी तरफ रोकुरो जो होता है गॉन्गलेट को बाहर निकालता है। ये देख के वो हैरान था कि बिना तलिस्मान के आखिरकार रोकुरो इस तरह के अपने गॉन्गलेट को कैसे बाहर निकाल सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा रेज में आ चुका था। माया के फादर बिनियो को कहते हैं अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। अब रोकुरो जैसे उस पर अटैक करने जाता है योटा पे, योटा बड़ी आराम से उसका अटैक रोक लेता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे हरा सको, तुम्हें अभी और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसे पीछे धक्का दे देता है। वापस से रोकुरो उस पे अटैक करने के लिए आगे आता है, पर रोकुरो को नहीं पता होता है कि उसके पास जो गॉन्गलेट है वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। सेक्रीफाइस करने के बाद वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और अब वो उसके मुकाबले में यानी कि उसकी रेंज का बंदा नहीं है, वो अब उसकी आउट ऑफ रेंज का बंदा बन चुका है। दूसरी तरफ योटा जो होता है उसे बार बार मार रहा था। अब बिनियो की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। अपने भाई को इस तरह बदलता हुआ देख के रोकुरो जिससे वो अभी मिली है वो उसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए अब वो उसकी रेंज के अंदर ही बीच में जाती है और वो उसे रोक लेती है, जिसके अंदर बिनियो खुद ही इंजर्ड हो जाती है क्योंकि रोकुरो की पावर काफ़ी ज़्यादा थी और वो पीछे कंटेनर पे जाके भिड़ती है जहाँ पे योटा उछल के दूसरी तरफ आ जाता है और वो वहाँ पे कहता है कि आखिरकार रोकुरो तुमने अपनी दोस्त को ही इंजर्ड कर दिया। बिनियो कहती है कि तुम रुक क्यों नहीं जाते। योटा कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरी साइड में आ जाओ मैं तुम्हें ताकतवर भी बना दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो और तुम बस मेरी टीम में आओ। दूसरी तरफ रोकुरो कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में नहीं आना चाहता हूँ, मैं भी डीमंस के साथ डील नहीं करना चाहता, मैं एक इंसान बना रहना चाहता हूँ और तुम बस इंतजार करो, समय रहते जब मैं ताकतवर बन जाऊंगा तब मैं बदला ले लूंगा। अब माया के फादर जो होते हैं वहां से माया को उठा के चले जाते हैं। माया के फादर माया को लेकर रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। उनके वहां से चले जाने के बाद में बिनियो जो होती है अब वो उसके सामने सर झुका के माफी मांगने लग जाती है, जो कि कुछ भी चीज उसके भाई ने उसके साथ की वो बुरी थी, वो माफी मांगना चाहती थी। तो दूसरी तरफ रोकू जो होता है उसे माफी मांगने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ही बेवकूफ़ था जो कि उस समय के बाद में कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया और ना ताकतवर बना, वरना आज मैं सभी लोगों का बदला उससे ले लेता। आज भी मैं उतना ही ताकतवर हूँ जितना मैं 2 साल पहले था। अब मुझे और भी ताकतवर बनना है अगर मुझे योटा को हराना है। वो अब दृढ़ निश्चय बना चुका था जो कि था योटा को आगे चल के मारना। और वहीं दूसरी तरफ बिनियो जो कि योटा की बहन है वो भी उससे वादा करती है, वो भी उसके साथ ताकतवर बनेगी और योटा को जान से मार देगी। अब दोनों का एक ही संकल्प बन गया था जो कि अब उसे वो पूरा करना चाहते हैं। घर के अंदर हमें दिखाते हैं जहाँ पे कि रोको ने माया के फादर से खुद को वापस से ट्रेन करने के लिए कहा था, पर माया के फादर ने उन्हें ट्रेनिंग देने से मना कर दिया था क्योंकि वो चूहों को शेर बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बिनियो जो होती है वो घर के अंदर अपने कोई दूसरे मास्टर को लेके आई हुई होती है। उन्हें देख के तो रोको की आंखें फटी रह जाती है। सामने एक ब्लॉन्ड हेयर करके एक गर्ल खड़ी थी जो कि उसकी मास्टर है और वो उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए आई है। वो दोनों जो होते हैं एक और सेज को देखते हैं। वो दोनों सेज हैं उन 12 सेजों में जिसके अंदर मास्क पहनी हुई लड़की जिसका नाम टाटा है वो और भी ज्यादा ताकतवर है, यानी कि वो आधे सेजों से ताकतवर है। वो उन्हें खुद का डिसिपल बनाने के लिए कहते हैं, जिसपे वो सेज जिसका नाम सुबुरु है वो मान जाती है। वो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार होती है, इसलिए वो उन्हें अगले दिन एक टास्क देती है जो कि था एक बुटीक शॉप पे जाने का, जिसके बाद में उनकी ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो जाएगी। ये बात तो सुनकर रोकू एक पल के लिए हैरान था, पर वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे कि सुबुरु ने उन्हें कहा था कि अपनी पसंद की एक अच्छी सी ड्रेस ढूंढ लेना और एक डेट पे जाना। ये बात तो सुनकर रोकू गुस्से में था, पर अब वो लोग एक डेट पे चले जाते हैं जहाँ पे शुरुआत में तो उनमें थोड़ी बहुत बहस होती है, पर समय के साथ साथ वो अब थोड़ा टाइम अपना एंजॉय करने लग जाते हैं। उस दिन का वो एक जगह पे बैठ के अपना फेवरेट खाना खाते हैं और जैसे ही वो खाना खा रहे होते हैं उन्हें डीमंस का वहाँ पे आभास होता है।
डेमन का आभास होते ही जो बिनियो होती है वो उल्टी दुनिया का दरवाजा खोल देती है और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चली जाती है। जहाँ पे काफी सारे डीमंस जो होते हैं वो फैले हुए थे, उन्हें मारने के लिए अपनी पावर्स को खोल लेते हैं। जैसे वो अपनी पावर्स को खोलते हैं हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले रोकू जो होता है उसकी पावर आउट ऑफ हैंड निकल जा रही होती है। उसके हाथों से आउट ऑफ हैंड पावर जाते ही वो रेज में आ चुका था। वो अब उसके ऊपर भी यानी कि बिनियो के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, पर बिनियो ने उसके अटैक को रोक लिया था और वो उसके ऊपर एक स्पेल का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ रोकू जो होता है उसे दूर हट जाने के लिए कहता है, वरना उसके लिए मुसीबत पड़ सकती है। पर उसके स्पेल से उसकी पावर वापस से कंट्रोल में आ जाती है। अब दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और मॉन्स्टर से एक एक करके फाइट करने लग जाते हैं। मॉन्स्टर की तादाद काफी ज्यादा होती है तो दूसरी तरफ जब इसने एक सील लगाई थी रोकू के हाथ के ऊपर, उसकी पावर आधी हो चुकी थी। इसका मतलब है कि अब बिनियो भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे काफी सारी दिक्कतें हो रही होती है मॉन्स्टर से फाइट करने में। तो दूसरी तरफ रोकू जो होता है बिनियो को पकड़ते हुए बाकी सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और इसी बीच वो दोनों ही इंजर्ड हो रहे होते हैं। पर उसी समय हमें दिखाया जाता है सुबुरु जो कि बिनियो की मास्टर है वो वहाँ पे आ जाती है। उसके आते ही वो अपने बातें उन्हें बताती है, जहाँ पे उन्हें सबसे पहले एक दूसरे की मदद की थी। वो देख के वो काफी ज्यादा खुश थी। अब वो अपना तलिस्मान बाहर निकालती है और एक गन को अपने हाथ में ले लेती है, जैसे कि आजकल के अमेरिकन टीनेजर्स अपने हाथ में बंदूक लेके कत्ल करते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे मास्टर भी जो होती है डीमंस का कत्लेआम कर रही होती है अपनी गन से। रोकू ये देख के हैरान था कि आखिरकार इसके पास में कितनी गन है। इतनी गन तो रशिया के पास भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जो होती है हर प्रकार की गन निकाल रही होती है, जिसके अंदर गैटलिंग गन से लेके मशीन गन और बाकी वन हैंड गन और शॉट गन भी होती है। मॉन्स्टर जो होते हैं एक एक गन के शॉट में मारे जा रहे होते हैं। मास्टर तो हेडशॉट की दीवानी है, वो हेडशॉट पे हेडशॉट ही मार रही है। दूसरी तरफ हमें डाटा को दिखाया जाता है। डाटा जो कि बाकी की सेज है वो भी बिना हिले ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा देती है। इससे हमें पता चलता है कि कितने ज्यादा ताकतवर है। सेज के अंदर भी समय बीतता है और धीरे धीरे करके इन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है जितने भी उनके आसपास थे। और वहीं ये चीज तो देख के रोकू और बिनियो काफी ज्यादा हैरान थे। अब वहीं पे सेज जो होती है यानी कि सुबुरु उन्हें अब अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे वो जैसे ही अपने घर के अंदर जाते हैं वो अपने सामने देख पाते कि उनका घर पूरे तरीके से बदल चुका है। वो एक शाही घर लग रहा होता है। ये देख के वो दोनों ही हैरान थे। अब वहीं मास्टर जो होती है वहाँ पे आती है, जिनके कपड़े इस बार बदल चुके थे। उन्हें देख के रोकू हैरान था और काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। बिनियो उसके पाँव पे मारती है और कहती है अपने काम से काम रखा करो। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है उनके टास्क में अब उन्हें एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ती है। इस तरह का टास्क कर करके वो पक चुका था। वो मास्टर से कहता है आखिरकार आप हमें ऐसा काम क्यों दे रहे हो। बिनियो कहती है तुम्हें भी फोकस की जरूरत है और ये चीज तुम्हारा फोकस बढ़ाती है। इसी की मदद से तुम अपनी पावर इंक्रीज कर पाते हो और इसी की मदद से तुम आने वाले समय में ताकतवर बन पाओगे। वहीं दूसरी तरफ वो मास्टर के लिए चाय लेके जाता है। चाय देख के मास्टर कहती है मुझे नाश्ता भी तो चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ बिनियो जो होती है नाश्ता बड़ी ही तेजी में भगते हुए लेके आती है। इस प्रकार की सेवा पानी देख के तो मास्टर काफी ज्यादा खुश होती है और इन दोनों की तारीफ करती है। कंधा दबाने के लिए रोकुरो को कहती है रोकुरो अब असली ट्रेनिंग चाहता था। ये बात तो सुन के मास्टर कहती है मैं एक शर्त पे तुम्हें असली ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाऊंगी, अगर तुम मुझे छुपन छुपाई के अंदर हरा देते हो। ये बात तो सुन के मास्टर और रोकुरो सभी लोग हैरान थे। क्या मास्टर ऐसी चीज क्यों कह रही है कि छुपन छुपाई में उन्हें हराना है। ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है, जिसपे मास्टर भी मान जाती है और कहती है तो ठीक है अब तुम दोनों के साथ में मैं ये गेम प्ले करने वाली हूँ। अगर तुम जीत जाते हो तब मैं तुम्हें असली ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। बिनियो काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि मास्टर भी पहली बार इस तरह का गेम उसके साथ में प्ले कर रही है। एक पल के लिए तो रोकुरो को लग रहा होता है कि हाइड एंड सीक जैसी गेम तो काफी ज्यादा आसान है। अगर हम मास्टर को ढूंढ लेते हैं तो मास्टर हमें ट्रेनिंग देगी। ये काफी ज्यादा आसान है और उसे ये नहीं पता होता है कि उनकी गुरु है। ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा जितना कि वो सोच रहा है। अभी हाइड एंड सीक का गेम शुरू हो जाता है। मास्टर जो होती है एक ही जगह पे खड़ी होती है और वहां से एक ही पल में गायब हो जाती है। मास्टर को गायब होता हुआ देख के वो दोनों ही हैरान थे। अब आखिर वो उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। पूरे घर के अंदर छानबीन चालू होती है, जहाँ पे रोकुरो के कमरे के अंदर भी जाते हैं। बिनियो को एक मैगजीन मिलती है जो कि लड़कियों की होती है। ये देख के वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी, पर उसी के अंदर से हमें एक लेटर प्राप्त होता है जिसके अंदर मास्टर ने ये लिखा था कि तुम घर ही के अंदर मुझे मत ढूंढो, मैं घर के बाहर भी हो सकती हूँ, यानी कि इस पूरी सिटी के अंदर। ये बात तो सुन के वो दोनों सिटी के अंदर उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। वो धीरे धीरे करके एक जगह पे जा रहे थे, जहाँ पे रास्ते के अंदर दो लड़कियां बात कर रही थी कि वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर थी, हमें उसके साथ एक फोटो लेनी चाहिए थी। रोकुरो ये बात तो सुन के समझ जाता है कि वो जरूर मास्टर थी। वो उनसे उसका पता पूछता है, जिससे कि वो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि एक कैफे होता है। वहाँ पे उनकी मास्टर चाय पी के वहाँ से पहले ही जा चुकी हुई होती है। ये बात बिनियो से बताती है और वहाँ पे एक सर्वर भी जो होती है
सर्वेंट वो भी उन्हें ये चीज़ें बताती है और वो लोग उन्हें ढूंढते हुए एक दूसरी दिशा में जाने लग जाते हैं जहाँ की कपड़े की थी। वो कपड़ों की दुकान की मालिक भी कहती है कि हाँ, यहाँ से वो लड़की जा चुकी है। एक कैफ़े के अंदर वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ से वो जा चुकी होती है। अब एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे क्या आदमी कहता है तो तुम सुंदर लड़की को ढूंढ रहे हो। रोकरो कहता है हाँ, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। जिसके ऊपर वो कहता है कि उसी लड़की ने मुझे कहा था मुझे ढूंढते हुए कुछ लोग आएंगे, उससे मैं पैसे ले लूँ, तो लाओ अब मेरे पैसे दो, जो कि वो खाना खा के गई थी। रोकरो को अपनी जेब खाली करनी पड़ जाती है। अब वो मास्टर को ढूंढते ढूंढते ये बात उन्हें पता चलती कि वो डाइट पे रहती हैं, तो ज़रूर जुम्बा क्लासेस भी गई होंगी। अब वो लोग जुम्बा क्लासेस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि उसी जगह पे मास्टर अपना पेट जो है वो पतला करती है। वो मोटी हमेशा नहीं रह सकती है क्योंकि वो एक डाइट के ऊपर भी चलती हैं। और वो जैसे ही उस जुम्बा क्लास के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पे लंबे बालों वाली एक लड़की थी। जैसे ही उसे देखते हैं उन्हें पता चलता है ये तो डाडा मास्टर है, यानी कि वही सेज में से। और उस पर्चे के अंदर लिखा था तुम अभी तक मुझे नहीं ढूंढ पाए, तुम काफी ज्यादा स्लो हो। अब वो घूमते घूमते एक जगह पे आते हैं जहाँ पे कि एक डीमन आ रहा होता है। वो उल्टी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं क्योंकि उस डीमन को हरा के ही वहाँ से जाएंगे। वो जैसे ही उस दुनिया के अंदर आते हैं, यानी कि उल्टी दुनिया में, सामने एक डीमन होता है जिसके 8 टेंटिकल्स होते हैं। वो एक ऑक्टोपस होता है, उन पे अटैक करने लग जाता है। वो दोनों अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर वो फुल पावर का इस्तेमाल करेंगे तो उन दोनों में से एक न एक का इंजर्ड होना जायज़ है क्योंकि वो अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो छोटी मोटी ताकत का इस्तेमाल करके उसे हराने की कोशिश करते हैं, पर वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर जो होता है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। उनकी किसी भी तरह के आम अटैक काउंट्स के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसी बीच में वो मॉन्स्टर जो होता है वो बिनियो के ऊपर अटैक कर देता है और वो उस अटैक से बिनियो थोड़ी पीछे जाके गिरती है। और वो मॉन्स्टर जो होता है आसपास में धुआं फैला देता है। उस धुएं की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो पीछे से उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। बिनियो समझ जाती है अगर मैं फुल पावर का इस्तेमाल इस जगह पे करूंगी तो रोको इंजर्ड हो सकता है, इसलिए वो भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ रोको भी अपने गॉन्गलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दोनों बहुत ही कठिन सिचुएशन में फंस चुके होते हैं जहाँ से बाहर निकलना उन दोनों के लिए मुश्किल होता है। फिर भी वो एक दूसरे से बातचीत करते हुए मॉन्स्टर का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसी बीच में जो बिनियो होती है वो मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर रही होती है, पर उसकी दूसरे टेंटिकल से वो पिट जाती है, वो नीचे जाके गिरती है। रोको को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये मॉन्स्टर वाकई में अपनी सोच से भी उनका खतरनाक निकल रहा होता है और आसपास के अंदर धुआं फैलने की वजह से वो मॉन्स्टर को भी नहीं देख पा रहे होते हैं। रोको अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और ना ही बिनियो। अब वो दोनों आपस में थोड़ा टीम वर्क बनाते हैं और वो मॉन्स्टर के मूवमेंट का अंदाजा लगाते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी बीच में बिनियो जो होती है अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके उसे एक टेंटिकल काट देती है। ये चीज़ उन दोनों को थोड़ी एडवांटेज देती है कि अब उसके 8 हाथों में से एक हाथ कट चुका है। अब उनके पास चांस है उसे हराने का। एट द एंड वो उसे हरा देते हैं। दूसरी तरफ सुबुरु मास्टर ऊपर खड़ी हुई होती है जो कि उनकी तारीफ करती है और कहती है वाकई में तुम दोनों तो लाजवाब हो, तुमने एक दूसरे की मदद करके इस मॉन्स्टर को हरा ही दिया जो कि ताकतवर था। अब वो कहती है कि अभी तक तुम्हारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है मुझे ढूंढने का। दूसरी तरफ वो उन्हें ये भी बताती है कि रोको ने अपने हाथ पे कंट्रोल करने का भी काफ़ी अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है। अब वो अगर अपने हाथ को कंट्रोल कर पाता है तो वो ताकतवर बन सकता है। उसकी बात सुन के वो दोनों ही खुश होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है मास्टर वहाँ से गायब हो जाती है और अगले दिन वो वहाँ से चली जाती हैं। उन्हें कहती है तो हम कुछ दिनों बाद मिलेंगे जब तुम दोनों ताकतवर हो जाओगे। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बिनियो जो होती है एक और मैगजीन निकालती है जो कि अभी तक उसने छिपा के रखी हुई थी रोको ने। अब हमें दिखाया जाता है रोको जो होता है अंडरग्राउंड ट्रेनिंग कर रहा होता है जहाँ पे वो अपने गॉन्गलेट की मदद से इस तरह का प्रेशर निकाल रहा होता है जिसकी मदद से वो आसपास की मोमबत्तियों को बुझा रहा होता है। इस तरह की ताकत से ही वो योटा को हरा सकता है, पर उसे ऐसा लग रहा होता है कि योटा को हराने के लिए उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा और अभी की जो उसके पास ताकत है वो उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती है। इसलिए वो बार बार प्रैक्टिस करता है जब तक कि उसे का मन नहीं भर जाता है इस ट्रेनिंग से। और जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है आज की, वो खाना खाने के लिए उस अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फैकल्टी से बाहर निकल के आता है और दूसरी तरफ जाने की ट्राई करता है। जैसे वो वहाँ से बाहर निकल के आता है वो देखता है कि किचन के अंदर से काफी ज्यादा धुआं बाहर निकल रहा होता है जहाँ पे माया जो होती है उसके लिए एक न्यूक्लियर खाना बना रही होती है और वो खाना उसे खाना ही पड़ेगा। ये चीज तो देख के रोको की जान ही निकल जाती है। वो कहता है आखिर तुमने इसमें क्या क्या मिला है, जिसमें बताती है मैंने इसमें बैगन, करेला, आलू, शिमला मिर्च, मैंने वो हर एक सब्जी मिला दी है जो कि आसानी से बाजारों में मिल जाती है। ये तो सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है आखिर तुम क्या पका रही हो, ये तुम खा भी पाओगी। जिसके ऊपर वो कहती है तुम उसकी चिंता मत करो और ये चीज़ तुम्हें भी खानी पड़ेगी, इसी की ही मदद से तुम ताकतवर बनोगे और योटा को हरा पाओगे। उसकी बात तो सुन के वो कहता है शायद से इसका दिमाग खराब हो चुका है। पर दूसरी तरफ बिनियो जो होती है एक गिलास खुद के लिए भी निकालती है और वो कहती है तो देखो अब मैं
तुम्हें इसे खा के बताऊंगी। उसे चबाते हुए पोहे को खा जाती है। ये देख के रोको को लग रहा होता है शायद से आसान बात होगी, इसलिए इसने कर लिया। वो एक लड़का है और वो एक लड़की, वो लड़की को तो हरा देगा, पर जैसे ही वो उसे खाता है उसकी जान ही उसके शरीर से निकल जाती है। अब रोको जो होता है अब वहाँ पे बिनियो के लिए खाना बनाने का तय कर चुका होता है। वो धीरे धीरे करके उसके लिए खाना भी पका चुका होता है और बस उसका इंतजार करने की फिराक में था कि वो कब यहाँ पे आएगी और ये खाना टेस्ट करेगी, क्योंकि उसका बना हुआ खाना तो काफ़ी ज़्यादा बेकार था और जो इस बार रोको ने खाना बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे करके समय बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है और दूसरी तरफ बिनियो भी अभी तक घर पे नहीं आई होती है। वो एक ही डायरेक्शन में भाग रही होती है जहाँ पे बिनियो का पेट बताता है कि अंधेरा हो चुका है, हमें जल्दी से घर जाना पड़ेगा। पर पीछे वाले रास्ते से उल्टी दुनिया का दरवाज़ा खुल रहा होता है। यहाँ से बिनियो समझ जाती है कि ये ज़रूर वहाँ पे मॉन्स्टर होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है और उसे हराने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और अब हमें दिखाया जाता है रोको को। रोको जो होता है बिनियो का पीछा करते हुए वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे बिनियो रोजाना जॉगिंग के लिए जाया करती थी, पर वहाँ पे बिनियो नहीं होती है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि जैसा कि रोको ने सोचा था कहीं वो किसी मॉन्स्टर को तो मारने नहीं चली गई होगी, वो वहाँ पे मॉन्स्टर को ही मारने के लिए जा चुकी थी। अब हमें दिखाया जाता है वो अपने स्वॉर्ड लेके मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार थी। सामने क्लोसल मॉन्स्टर को हमें दिखाया जाता है जो कि उनसे फाइट करने के लिए वहाँ पे आ गया था। अब दूसरी तरफ बिनियो जो होती है उसे देख के उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो उसे जैसे ही मारने वाली थी हमें दिखाया जाता है कि वो पहले ही खत्म हो चुका था और उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तुम इंसान तो नहीं है एग्जॉर्सिस्ट। मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम ट्विन एक्सॉर्सिस्ट को जानती हो? अगर तुम उसे जानती हो तो तुम मुझे बता दो, इसकी मदद से मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। उसकी इस तरह की बातों को सुन के वो काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार वो कह क्या रहा है। अब वो उस पर गुस्से में अटैक करने लग जाती है क्योंकि अब उसे पता चल चुका था उसके माँ बाप को मारने वाला कातिल और कोई सा डीमन नहीं बल्कि सामने वाला डीमन ही है। इसलिए वो अपनी इंपीरियल स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने की अपनी पूरी कोशिश करती है, पर उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी इंपीरियल स्वॉर्ड को अपने एक हाथ को आगे करते ही तोड़ देता है। इस तरह की पावर पहली बार बिनियो ने देखी थी, इसलिए बिनियो नहीं समझ पा रही होती है कि आखिरकार वो उस डीमन को कैसे हराएगी। दूसरी तरफ वो डीमन जो होता है उसे याद आने लग जाता है कि आखिरकार ये किसकी लड़की है। ये उसी की लड़की है जो कि इसने कुछ समय पहले इसके माँ बाप को मारा था और इसको चॉइस दी थी कि आखिरकार तुम अपने किस पेरेंट्स को बचाना चाहती हो। अब बिनियो जो थी वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है कि सबसे पहले उसका भाई उसके खिलाफ हो गया, दूसरी तरफ उसके माँ बाप का जो एनिमी था वो उसी के ही सामने अब उसको खत्म करने वाला है। दूसरी तरफ वो डीमन जो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले तो छोड़ दिया था, पर लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो तुम इस बार भी मारी जाओगी। मैं तुम्हें अभी भी 2 चॉइस देता हूँ, खुद का सर पटक पटक के जमीन पे खुद मर जाओ या मैं तुम्हारे ऊपर अपना पाँव रख के तुम्हारा सर कुचल दूं। अभी भी तुम्हारे पास 2 चॉइस है, जल्दी से चुन लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसकी बात सुन के अब बिनियो जो थी काफी ज्यादा रोने लग जाती है। उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी अब इस तरह खत्म होगी बिना अपने माँ बाप का बदला लिए। जब फ्यूनरल का टाइम था तब उसने वादा किया था अपने माँ बाप से कि उनका बदला लेके रहेगी। वो रोने लग जाती है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एक अचानक से एक स्पीड में एक बंदा आता है और वो अपने मुक्के से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और वो डीमन जो था वो दूर जाके गिरता है और वो और कोई नहीं बल्कि रोकू होता है। रोकू कहता है बिनियो तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, तुम अकेले ही से फाइट करने के लिए आ गई जबकि हमने वादा किया था कि हम दोनों मिलकर ही मॉन्स्टर से फाइट करेंगे। अब जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे वो उसे खाना देता है और ये देख के तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो डीमन उसमें अटैक करने के लिए आ रहा था, पर तभी एक और ताकतवर डीमन बीच की फाइट में आ जाता है और जैसे ही वो डीमन बीच में आता है वो उसके ऊपर अटैक करता है उस दूसरे डीमन पे और उसी चीज का फायदा उठाते हुए रोकू जो होता है वो बिनियो को लेके असली दुनिया में आ जाता है। वो बिनियो को ठीक करता है। बिनियो कहती है कि तुम मुझे मत रोको, वो मेरे माँ बाप के कातिल है और मैं उसे पकड़ के उसे मारना चाहती हूँ। उसकी ये बात तो सुन के रोकू जो होता है वो कहता है कि तो तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारा कॉमन एनिमी है वो मेरा भी एनिमी है, हम दोनों ही मिलके उसके ऊपर हमला करेंगे और उसे मार देंगे। और इसी के पार्ट यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो का लाइक टारगेट 3K है उसे कंप्लीट कर देना है, तो पार्ट 2 आपको मिल जाएगा।